डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे यूपीएसआई के प्रिय विद्यार्थियों, आप सबकी डिमांड पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगहों पर हमने प्रैक्टिस कम रिवीजन बैच को स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी अगर प्रैक्टिस करना सब कुछ पढ़ लिया और ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वो कीर्तिमान एकेडमी में 9 सितंबर सुबह 10:30 बजे से आके मैथ, फिर रीजनिंग, हिंदी, जीएस सारी की जम करके प्रैक्टिस करें। और वहाँ पे हम पहले प्रैक्टिस आपके टॉपिक वाइज कराएंगे, आई वे क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट और संभावित सवालों की सीरीज होगी, फिर मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। और फ्रेंड्स, जिन किसी को अभी पूरा पढ़ना है यानी क्रैश कोर्स स्टाइल में पढ़ना है सारी चीज़ें, किसी न किसी कारणवश उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो फ्रेंड्स वो शाम की बैच को ज्वाइन कर लें जो फोकस बैच के नाम पर चल रही, शाम को 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जितने भी विद्यार्थी हमसे ऑनलाइन हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो कीर्तिमान एकेडमी का ये धर्म है और एक टीचर होने के नाते मेरा एक कर्तव्य भी है कि मैं आपके साथ रहूं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम आपको कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे हैं, यूपीएसआई मैथ और रीजनिंग। तो मैथ वाली जितनी चीज़ें होंगी कीर्तिमान एकेडमी यानी इस चैनल पर आपको हम देने जा रहे हैं। आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अब कंटिन्यू आप तक क्लास जाएगी, फटाफट पूरा कंप्लीट देखना। आज की क्लास हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक भेजी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा सकूं। कल वाली क्लास से यानी कंटिन्यू हम फेस टू फेस यानी आपके सामने बोर्ड पर एक एक सवाल को पढ़ाते समझाते हुए आपके सामने आएंगे। और साथ ही साथ जिनको रीजनिंग वाली क्लास करनी पूरी एसआई का कंप्लीट फोकस, तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को आप फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हमने लिए हैं। इसके माध्यम से पूरे मैथ्स के जो एक नॉर्मल सवाल है, बहुत हार्ड लेवल हमने नहीं लिया है, आपको बताने की कोशिश की है। और साथ ही साथ कि वो सवाल किस तरीके से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सिलेबस डिस्कस होगा आज की क्लास में, और आज की क्लास में 40+ सवालों को हम आपके माध्यम से आपको समझाएंगे कि उन क्वेश्चंस को आप देखें कैसे फटाफट सॉल्व करना है। आगे की जो सीरीज जाएगी, एक एक टॉपिक उठाएंगे आपके लिए, जितने आपके पूछे गए प्रश्न वो सॉल्व होंगे, साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं कि आपके आने के लायक होंगे उन सवालों को हम कराएंगे। तो देर किस बात की, चलिए आज की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई भी विद्यार्थी नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी गांव देहात इत्यादि में पढ़े हैं, तो उनसे कहिए भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन तक उनके घर तक पहुंच रहा हूं, बस रेगुलर क्लास को करें। आपकी परीक्षा के 7 दिन पहले ही हम आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे। हम परीक्षा से पहले आपको कतई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दिन रात मैराथन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से मैं सारी चीज़ें मैथ और रीजनिंग की आपको प्रिपेयर करा देता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं। ये सिलेबस आप सभी के सामने जो दिख रहा है, आपके ही बोर्ड के द्वारा दिया गया, आपके पास है, तो इस नाते फिर भी नॉर्मल हम चर्चा कर लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये संख्यात्मक योग्यता है यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम मैथ्स या गणित कह के पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स इन्होंने संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम की बात की। हम उस टॉपिक को लेंगे, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, फिर दशमलव भिन्न, भिन्न और दशमलव भिन्न की बात है, फिर एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया गया, लसा मासा के बारे में, रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात होगा, प्रॉफिट तो परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके बाद डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप यानी भागीदारी या साझेदारी होगी, फिर एवरेज यानी औसत होंगे। इसके अलावा टाइम एंड वर्क समय कार्य है, टाइम एंड डिस्टेंस समय दूरी है, सारणी और ग्राफ यानी डीआई है। इसके अलावा जो मेंसुरेशन दिया गया यानी आपका इसमें 2D और 3D से जुड़े हुए प्रश्न, खास तौर पे 2 डायमेंशनल डायग्राम जिसमें हम त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि का अध्ययन करेंगे, उनसे जुड़े हुए प्रश्न होंगे। फिर तो जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या अंकगणितीय संक्रियाएं, उनके बारे में क्वेश्चन एंड मिसलेनियस। ये जो कंप्लीट क्वेश्चन, आप चिंता ना करें, हम आराम से लगभग 40 क्लास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। ऑफलाइन चलता रहेगा, ये ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा ताकि हमारा हर विद्यार्थी लाभ ले सके और उसका जो जुनून वर्दी का है वो साकार हो, वो सफल हो, यही हमारी शुभकामना होगी। इस शुभकामना के साथ क्लास की शुरुआत करूँगा। इसमें जितने टॉपिक आपको दिए गए हैं, हमारे इस चैनल पर पहले से ही लगभग सारे चैप्टर की
इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, सब प्लेलिस्ट बनी, इसमें कोई ऐसा टॉपिक बाकी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा दिया। लगभग 220 क्वेश्चन के आसपास क्लासेस पहले से हैं, तो जिसका चाहे वो संख्या पद्धत, लाभान बट्टा, समय कार्य, नल टंकी, ऐसे जो भी टॉपिक आपके साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हैं या क्षेत्रफल परिमाप जिसे मेंसुरेशन करके लिखा गया, ये सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। अगर आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न है, आप वहाँ से क्वेश्चंस को कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे तो उतनी डीप में चीज़ें नहीं चलेंगी। जो क्वेश्चन आएंगे डिस्कस करेंगे, उसी के बेस पर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सारे जितने टॉपिक आपके एसआई वाले हैं, ये सारे हम पहले इस चैनल पर पढ़ा चुके हैं, सारी वीडियो की प्लेलिस्ट है। जो टॉपिक आपका वीक हो, बेसिक से लेके सारे टॉपिक को आप वहाँ से डिटेल में देखना। बाकी प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं, धुआंधार हो जा तैयार। चलिए भाई, तो मैं आपके लिए सबसे पहले पहला सवाल लेके आता हूँ फ्रेंड्स। आज ये मिसलिनियस है, किसी टॉपिक में हमने नहीं बांधा है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये एसआई के सवाल भी नहीं है, लेकिन आपके आने के लिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रखा आपके लिए। सबसे पहले आप देखिए, सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं या अलजेब्रा का बड़ा बेसिक प्रश्न है, जिसमें लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 34 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 544, तो एक्स और वाई के मान क्या होंगे। हम यहाँ डिटेल में भी लगा देते हैं 60 में। सबसे पहले अगर यहाँ मैं अपने माइंड में सॉल्व करूँ तो डियर स्टूडेंट्स, दो चीज़ें देखनी है। तो तय हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 544 है। इसका अर्थ फ्रेंड्स कि एक्स का मान बड़ा होगा, वाई का मान छोटा होगा। अगर हम थोड़ी सी मानसिक क्रिया कर लें, जितने भी ऑप्शन हैं और वो कैलकुलेशन यहाँ जोड़ वाले से तय कर लें, तो मुझे लगता है कि अगर मैं x का मान 5 रख दूं तो 5 पचे 25 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे y का मान रख देता हूँ 3 त्रिके 9, 25 9 34 होता है। ये मैं इसे आराम से मेंटली देख सकता हूँ। इसी प्रकार से जब मैं स्क्वायर करूँगा फ्रेंड्स, तो आप सबको पता है कि x की पावर 4 लगी, y की पावर 4, इस वैल्यू को रख के हम डिफरेंस निकाल दें तब भी 544 आ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट हम इसे अपने माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें अगर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को लेके दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैं x की वैल्यू को 5 रख देता हूँ और y की वैल्यू को 3 रख देता हूँ, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे और प्लस माइनस साथ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी होगा। अब आप कहोगे डिटेल में लगा के दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी है। यहाँ पे हम कह देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर भाई 34 है, टेंशन नहीं है। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बराबर 544 है। यहाँ फ्रेंड्स अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को यदि मैं तोड़ देता हूँ तो आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और सेकेंड वाले में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और बराबर 544 544 के होगा। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे पहले से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, पक्षांतर करूंगा तो इधर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अब आप देखो कि जब हम इसे कह देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 544 में जो ये वैल्यू 34 है ये डिवाइड कर दें। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो आप सबको पता है ये जाएगा कितना, 34 एकम 34, ठीक है, तो ये 16 बार आ जाएगा। ये 16 आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बना देता हूं भाई। इक्वेशन नंबर 3 बना दूं तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमें दिख रहा है ये 34, तो इसको मैं फर्स्ट नंबर कर लेता हूं। अभी अभी जो हमने बनाया लास्ट वाला, जिसमें हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 आ गया। अगर पहले तीसरे दोनों को मैं आपस में लाके जोड़ देता हूं तो निश्चित तौर पे आप कैलकुलेट करिएगा तो फाइनली एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगी। अब जब एक्स की प्लस माइनस 5 हो गया तो वाई की अपने आप प्लस माइनस 3 हो गया, तो टेंशन की क्या बात, विकल्प भी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे तरीके, मैं उसी के हिसाब से आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा।
एक आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही छोटा बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि आकृति में वृत्त की पीटी एक स्पर्श रेखा, तो यानी ये पीटी एक टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा है तथा एक छेदक रेखा पी ए बी, अच्छी बात है, पी ए बी इस प्रकार है कि पी टी इज इक्वल टू 12, तो पी टी ये है बराबर 12 लिखा हुआ है, अच्छी बात है। ए बी बराबर 7 है, तो ये 7 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि पी ए यानी ये वाली कंप्लीट जो आपका पी ए है, पी ए ये लंबाई कितनी हो जाएगी हमें बताना है। अब मैं इसको बताऊं, इतना आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स कि इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है कि भाई देखो पी टी का स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला सीधा सीधा है कि पी ए और इनटू यहाँ से मैं कर देता हूँ पी बी के। फ्रेंड्स अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो पहले से मेरे को पता है कि पी टी मुझे दिया गया 12। हमारे जिस विद्यार्थी को कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करेगा, ताकि मैं आगे और अच्छी तरीके से आपको चीज़ों को क्लियर कराऊं। बस आज तो फटाफट रिवीजन कराना है, सो मैं बढ़ना चाहता हूं। पी ए को अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे यक्स ले लूँ, और ये आपका जो पहले से दे रखा था, इन्होंने किसको 7 दे रखा था, ए बी को, ये 7, तो पी बी आपका यक्स प्लस 7 होगा, बोलो यस आर नो, यक्स प्लस 7 होगा, तो 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यक्स इंटू यहाँ से यक्स प्लस 7 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर इसको हम फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो यक्स की 2 वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएंगी। यक्स की एक वैल्यू हमें माइनस मिलेगी, -16, और दूसरी वैल्यू +9 मिलेगी। तो यहाँ जो माइनस वाली वैल्यू ये अमान्य हो जाएगी, इस नाते करेक्ट वैल्यू इसकी ली जाएगी, कितनी ली जाएगी, 9 सेंटीमीटर। पहला आपका आंसर होगा। कैसे सारी आगे हम डिटेल आपको फिर समझा रहे हैं, बस आज फटाफट सॉल्व हम देखते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। अब अगर मैं आगे देखूंगा फ्रेंड्स, ये देखिए स्फीयर यानी गोला, क्षेत्रमिति से आपका जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, जिसमें इन्होंने कहा कि दो आयतन के जो गोले 64:27 का रेशियो है। डियर स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि जब भी गोले का आयतन कोई व्यक्ति कहता है तो आपको गोला हमने पढ़ाया है कि ये होता है 4/3, वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ी सारी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो भाई जब दो गोले होंगे तो 4/3 पाई दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल आर क्यूब, तो एक हम समझ लेते हैं कि 64 हमारे लिए R1 है और 27 वाला R2 है। क्यूब रूट कैसे लेना, सारी वीडियो पढ़ी, आप उसे देख सकते हो। 64 का आप ले लीजिएगा 4 और 27 का 3। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको फ्रेंड्स, R1 R2 मिल गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे इन्होंने पूछ लिया कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तो आप सबको पढ़ाया हूं कि पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब दो गोले हैं तो 1 2 कर दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो 4 पाई दोनों का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R1 और बटे R2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, बराबर अभी हम लोगों ने निकाला 4/3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो 4 चौक 16 और बटे 3 त्रिके 9 होगा। ऐसा ऑप्शन, इसका मतलब 16/9 यानी ये होता है 16:9। सो डियर स्टूडेंट्स ऐसा ऑप्शन हमारे पास विकल्प डी है, ये करेक्ट आंसर। चलिए अब मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। तो नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक प्रश्न होगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब अगर आप अपने इस प्रश्न को देखें कि इस प्रश्न में आपको क्या करना है और कैसे समझना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इस सवाल में क्या कहा गया, इस सवाल में सिर्फ इतना बोला गया कि a/b बराबर 2/3 के, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन से b को गायब कर दो, तो जब b को गायब कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आंसर लाने के लिए सिर्फ एक काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि ये देखो आपके पास हो जाएगा b इंटू 2 इज इक्वल टू 3a के। इसका मतलब अगर मैं b बराबर लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा 3a/2 के। अब आप इसी जो इक्वेशन आपके पास ये है, इसमें वैल्यू को पुट करिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा
6a प्लस 7 इंटू बी की जगह पर लिख दीजिएगा 3a/2 और बराबर हमें दिया गया 22। हम इसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हो कि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6, तो यानी 6 ये है, 2 6 12 और 7 3 21, तो ये आ जाएगा 33। तो 33 अगर ये होगा तो आप इसे आराम से देख पाओगे कि 33a बराबर 22 था, और नीचे वाला 2 इधर पक्षांतर कर दो तो 11 3 33 हो जाएगा और 11 चौक 44 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि a की वैल्यू आ जाएगी 4 और बाई 3 के 4/3 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जहाँ ये कहा गया कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना भाई 4 गुनी है। तो अगर एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है और हमसे आप ये कहोगे कि हमें ये बता दो कि भाई पुत्र की आयु कितनी है, टेंशन नहीं लेते, पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है, तो अगर है तो वर्तमान की बात यहाँ पे आ गई। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप हमेशा ऐसे सवालों को लगाने के लिए सिर्फ वर्तमान में रहना। तो अगर मैं पिता और पुत्र की बात कर दूं, पिता को पी से लिख देता हूं और पुत्र को यस से, 4 गुनी है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास 4x और बेटा क्या हो जाएगा x का हो जाएगा। इक्वेशन बनाओगे तो कहता है 6 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे आराम से लिखा जा सकता है कि 4x और प्लस 6 ये बराबर हमारा हो जाएगा 3 इंटू x प्लस 6 के, x प्लस 6 के। हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, झट से हमारा x बराबर 12 आ जाएगी, इतना आप सभी को पता है। तो बेटे की उम्र कितनी होगी 12 साल, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। आपको ये मालूम है कि ये हमारा घातांक करनी से है, इसे बहुत सारे सवाल हमने आपको पढ़ाए हैं। तो देखो ये 27 है और ये 48, 147। फ्रेंड्स इसका आप लोग क्या करिए, सबका वर्गमूल ले लो, तो 4 जहां था वहीं रहेगा, इंटू 27 का 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 3 आ जाएगा, इंटू √3 हो जाएगा। और ऐसे ही माइनस ये 2 है, 4 चौक 16 चौक 48, इसका मतलब ये हुआ कि 4 चौक 16 चौक 48, तो 4 √3 हो जाएगा, प्लस 147 वाला तोड़ो तो 7 7 49 7 3 4, तो 7 7 49 3 147, तो 7√3 लिखा जाएगा। अब देखो एक्चुअली 4 3 12 प्लस है और ये 7 प्लस है, तो 12 7 19, 19 में से 4 दूनी 8 आप घटा दो तो आपके पास आ जाएगा ये 11√3। कितने आसान मज़ेदार सवाल हैं ये। तो हम इसे सॉल्व कर दें तो हमारा विकल्प भी करेक्ट हो गया। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आपके सामने बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, शेष 2 कोणों के अर्धकों के बीच का कोण क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न को हल करूं तो सबसे पहले एक त्रिभुज मैं आपके लिए बनाता हूं। डियर स्टूडेंट ये त्रिभुज तो हमने बना दिया, सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे मैं इसको एंगल ए मान लेता हूँ, ये एंगल बी है और ये सी हो गया। इस एंगल की वैल्यू हमें 130 बताई गई, तो हमने यहाँ 130 लिख दिया, 130 डिग्री। अर्धक तो एक एंगल ये है, एक एंगल ए है। अगर इसका अर्धक यानी आधे की बात करें तो ये ऐसे आके कटेगा। मुझे इतना बता दो कि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। 180 में से डियर स्टूडेंट अगर ये 30 को मैं घटा दूं तो मेरे पास 50 डिग्री आ जाएगा। अब 50 डिग्री का जब ये अर्धक है तो 12.5 डिग्री ही आएगा। तो इसका मतलब 50/2 बराबर 25 डिग्री। ये 25 डिग्री ये वाला बी और सी एंगल हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का देखो, अगर ये एंगल की बात करूं ए एंगल, तो एक्चुअली ये दोनों मिला के 25 एंगल होंगे।
ये सवाल ये कर रहा है कि दोनों अर्धकों के बीच का कोण, तो मेरे भाई दोनों अर्धकों के बीच का कोण ये वाला, फ्रेंड्स देख पा रहे हैं सब लोग, ये पूछ रहा है। अब यहां से जब एक ट्रायंगल ये वाला बना तो वास्तव में ये एंगल भी तो 180 डिग्री का होगा, और उसमें से ये अर्धक 25 डिग्री का है। तो आप ही बताओ कि अगर मैं 180 में से 25 को माइनस कर दूं, 10 सेकंड का सवाल है, तो 155 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है भाई। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो देखते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। आपके अगले सवाल में ये कह दिया गया कि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 सेब खरीद रहा है। हमने ऐसे क्वेश्चन खूब क्लास में आप सबको पढ़ाए कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ रखना है आपको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को, तो यहाँ मैंने रख दिया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यहाँ एसपी यानी आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। सबसे पहला कॉलम आप सब रखिएगा वस्तु और दूसरा कॉलम यहाँ रखिएगा मूल्य का। देखो आपको ये मालूम है कि यहाँ पे कह रहे हैं 10 रुपए में 11 वस्तु, तो वस्तु कितनी 11, रुपया कितना लगा 10, फिर इन्होंने बताया कि 10 सेब 11, तो यानी ये 10 हो जाएगा और ये 11 हुआ। आपको इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 दहा में ये 100 आ जाएगा हमारे पास, 11 दहा में 121 आएगा। देखो सीपी के सामने 100 रुपया है, एसपी के सामने 121 है भाई, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा पी, और वो बराबर कितना है 21% पूछेगा, तो पी अपान सी पी इंटू 100 कीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, 21% करेक्ट आंसर आएगा। हमने 2 3 तरीकों से आपको सिखाया, फिलहाल जल्दी लगाइए, आगे क्लासेस में आपको सारी चीज़ सिखा रहा हूँ। अभी देखिए एक बड़ा छोटा सा लेकिन प्यारा सा प्रश्न है, कहता है जब 2 वृत्त, कितने भाई 2 वृत्त, चलो तो एक वृत्त मैं ये खींच लेता हूँ और एक वृत्त ये खींच लेता हूँ। आप कहते हैं जब 2 वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं हैं तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, जिस भी विद्यार्थी ने मेरे साथ पढ़ा उसे पहले से मालूम है कि इस कंडीशन में 4 रेखाएं बनेंगी। कौन सी देख लो, एक ये वाली भाई, और ये यहाँ से ये हो जाएगी, एक आपकी ये आके टच कर जाएगी और ये हो जाएगी, तो कुल मिला के 4 हो जाएंगी। ये आपका आंसर है। अब हम आपके लिए सवाल की बात करता हूँ, तो कहता है 10 का 20%, 20 का 10%। अब इसे आप सभी जानते हो, हल करूँगा तो 4 आएगा, लेकिन कहता है कौन गलत है, तो सभी जानते हो कि ऑप्शन ये 10 का 40% सबको पता 4 आ जाएगा, 20 का 20% आप सबको पता है 4 आएगा, 40 का 10% भी 4 आएगा, तो क्या चेक करना, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 30 का जब 30% कहेगा तो फ्रेंड्स ये 0 0 कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और यही गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपके लिए। जब आप अगले सवाल की बात यहाँ सोच रहे होंगे तो देखिए आपके सामने अगला सवाल दिख रहा होगा। इन्होंने कह दिया कि 13 क्रमागत, हमने औसत की पूरी क्लास ली है चैनल पर उपलब्ध वीडियो प्लेलिस्ट में, 13 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। बताया हूं कि क्रमागत जो विषम संख्या हैं 2 जोड़ दो तो आगे की आएगी, 2 घटा दो तो पीछे की आएगी। डियर स्टूडेंट अगर 13 है तो एक संख्या बीच में पड़ेगी, 6 इसके पहले पड़ेंगी, 6 इसके बाद पड़ेंगी। वो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, माय डियर स्टूडेंट्स 6 हर संख्या 2 बढ़ेगी तो 12 आ जाएगा। किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है, जितना औसत देगा 51 उसमें 12 जोड़ देना, तो 63 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, तो हम झट से अगले सवाल पर आ जाएं आपके लिए। देखिए भाई अगला सवाल क्या खूबसूरत सवाल है, छोटा सा। कहते हो 1.8 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर एक क्षण जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती, उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई कितनी हो जाएगी। अब यार इसमें कुछ करना नहीं, हमें ये बताओ कि 1.8 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दूं तो 180 सेंटीमीटर, इसको रहने देता हूं 45 सेंटीमीटर,
और फ्रेंड्स इधर आपको दिया 6 मीटर, तो 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 600 आ जाएगा। हमें स्तंभ की परछाई पूछी तो क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब सभी जानते हो कि 45 से काटोगे तो 45 चौक 180 होगा, 4 15 यम 60, 150 सेंटीमीटर। लेकिन मेरा विकल्प मीटर में छपा है, 100 से भाग दे दीजिएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। फ्रेंड्स एक समबाहु त्रिभुज हमने सब पढ़ा रखा, क्षेत्रमिति में परिमाप तथा क्षेत्रफल के नाम से तमाम वीडियोस पढ़ी हैं, उसको प्लेलिस्ट में देख लो, और ऑफलाइन वालों ने तो पढ़ाई है मेरे भाई। यहाँ पे इतना समझना है, कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज का एरिया हमने पढ़ाया था कि भाई ये होता है √3/4 और गुणे होता है फ्रेंड्स ये भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा। तो भुजा हमारे सवाल में कितनी है, 8 का स्क्वायर, तो ये 64, 4 से कट जाएगा तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं भाई। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बहुत सारी क्लासेज हमने पढ़ा रखी हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। ये कहता है, ऐसे सवाल तो बहुत पढ़ाया हूँ, कहता है जब संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आता है। 3n मतलब संख्या का 3 गुना है, तो 6 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा। मैंने बार बार सिखाया कि जितना पहला शेषफल होगा उससे लिख लेना। अगर ये 3 गुना करें बेटा तो इसी में 3 से गुणा कर दो, 4 करें तो 4 से कर दो, तो ये हमारे पास 12 आएगा। उस 12 को 6 से भाग दे देना। तो सभी जानते हो कि अगर 12 में मैं 6 से भाग करूंगा तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी शेष 0 होगा, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट लगाते हुए हम आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इस बार का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखना है कि एक त्रिभुज ABC, तो चलो सबसे पहले मैं आपके लिए त्रिभुज ABC खींच देता हूँ। मान लेता हूँ कि त्रिभुज A है, B है और ये C है। कहते हैं D एक ऐसा बिंदु, यानी ये माध्यिका है इसकी, ये D बिंदु हो गया। चलिए कहते हैं कि AD कोण BAC, तो AD ये है और कोण BAC का अर्धक है। तब क्या सच है बताऊं कि अगर भुजा AD की बात करते हो तो ये BAC का अर्धक है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स जो यहाँ पे है एंगल BAD, तो एंगल BAD ये हर हाल में एंगल CAD के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा इस परिस्थिति में जो हमारा BD है ये अपने आप DC के इक्वल हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, तो बराबर हो जाएगा BC और बटे क्या आ जाएगा AC के। ऐसी सिचुएशन में त्रिभुज ABC क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। या ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। इन दोनों परिस्थितियों में आंसर हो सकता है कि वो रहेगा AB और बराबर हो जाएगा AC के। तो इसमें जो ऑप्शन हम देखें, ऑप्शन फिर मिसिंग है, इसके चारों ऑप्शन में से कोई करेक्ट नहीं होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा AB बराबर AC के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये घातांक और करणी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हमने कराया है ऐसे सवालों को, फिर भी आप आराम से हल कर लें। 2 की पावर x -1 है, आपको पढ़ाते थे a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n के। अगर हम इसे हल करें तो 2 की पावर x और बटे 2 लिख देंगे, प्लस यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 हो जाएगा, अब बराबर होगा 320 के। अब हल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, 2 की पावर x कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा 1/2 होगा, अब प्लस हो जाएगा यहाँ से 2 के बराबर
320। अब अगर हम इसको आगे हल करें भाई तो आपको क्लियरली पता हो जाएगा कि हमारे पास आया 2 की पावर x इंटू 5/2 बराबर हो जाएगा 320 के। इसको काटोगे सारे लोग तो ये आ जाएगा 5 से काटो, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 चौक 20, ये 2 का इसमें गुणा करो 128 होगा। तो 2 की पावर x बराबर 128 बराबर ये होगा 2 की पावर 7। देखो इधर का आधार 2 इधर का आधार 2 बराबर, याद रखना जब आधार बराबर तो घातें भी क्या होंगी बराबर। तो x का मान 7, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स मैं अगले सवाल की बात करूंगा आप सभी लोगों से, फटाफट मेरे साथ बढ़ते रहो। देखो ये प्रतिशतता का सवाल है जिसमें हमने वेन डायग्राम के नाम से पढ़ाया है। चैनल पर भी ऐसे सारे सवाल पढ़े हैं, वीडियो प्लेलिस्ट है परसेंटेज की, उसको देखिए। यहाँ मैं डायरेक्ट सवाल हल कराऊंगा। यहाँ वेन डायग्राम मुझे बनाने की ज़रूरत तो नहीं, फिर भी मैं बना देता हूँ कि वेन डायग्राम मैं बना लेता हूँ ऐसे। अब देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा इसको ही पूछ रहे हैं, इनमें से एक हिस्सा हिंदी वाले हैं और एक हिस्सा आपके दिए गए कौन से अंग्रेजी। क्या करना डायरेक्टली जोड़ लेना कि 65.8 और प्लस कर दीजिएगा 59.2। जब आप इसे जोड़िएगा तो 125 आ जाएगा। ये 0.0 होना कितना चाहिए 100, बार बार सिखाया हूँ, चिल्ला चिल्ला पढ़ाया हूँ, तो 25 का ये डिफरेंस आएगा। अगर ये 25 का डिफरेंस आ गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने भाई 1000। तो सारे लोग ये बोलोगे कि जो 100% हैं वो बराबर 1000 के। एक्स्ट्रा कितने आए थे 25%। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 ये वाला 25 ये वाला, तो 25 दहा में 250, उत्तर हो जाएगा आपका 250 यानी विकल्प डी। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप सबके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा कि उस सवाल को अगर आप हल करिएगा तो कैसे आपका आंसर आएगा। देखिए ये आपके पास एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है कि ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। इस सवाल को देख के आप समझ गए होंगे कि पहला हिस्सा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो डायरेक्टली जो फार्मूला बना a और प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। क्लास में थे बार बार सिखाते थे, ऐसी नौबत आए तो हमेशा उत्तर 2 होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर भी यहाँ से करके मैं दिखा देता हूँ कि ये हुआ कैसे। अगर आप उसका फुल फॉर्म करते तो आपको पता था कि ये 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाता a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटे हमारा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट करते 2 उत्तर आता। ये सारी चीज़ें हमने सरलीकरण में पढ़ाई है, वीडियो की प्लेलिस्ट आप उसको देखिए, उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ फटाफट। सबको मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो बता दे जाना, कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए मेरे भाई, ताकि जब कल से क्लास चले एकदम धमाकेदार स्टाइल में चले। बहुत पढ़ाया चिल्ला चिल्ला के, पढ़ता है तो बढ़ा दो। यहाँ पे प्रतिशतता दी है माय डियर स्टूडेंट्स, सीधे क्वेश्चन करना, जितना दे उसका 2 गुना, तो सीधे 200 को दूना 400 प्लस इसी का स्क्वायर तो 200 और गुणे 200 बटे 100, 0 0 कैंसिल, तो 400 ये होगा, 2 दूनी 400 ये, 4 4 800% आपका आंसर। ये तो आई थिंक सबको क्लियर है। चलिए मैं आप सबके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं और उस सवाल को देखिए। अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो यहाँ लिखा है त्रिभुज ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है। हमने बताया कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं किसी वृत्त की परिधि को स्पर्श करें चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो मैं बना भी देता हूं भाई, काहे को, ये हो गया। अब अगर इसकी भुजाओं को टच करा दूं यहाँ पे तो इसको यहाँ से मैं मिला देता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ। ये मान लेता हूँ कि भाई चलिए ऐसा हमने खींचा है कि डायमीटर व्यास पर है फ्रेंड्स, बीचों बीच ये A होगा, ये B हो जाएगा, यहाँ से C और ये D हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा तो ADC यानी ये एंगल 140 डिग्री का है, 140। और ये बताया हूँ कि चक्रीय चतुर्भुज का जैसे ये एंगल है, आमने सामने के कोणों का जो योगफल है 180 होगा।
तो अगर ये 140 है तो ये मेरे भाई कितना होगा, 40 का हो जाएगा। अब अगर ये 40 हो जाएगा तो, और दूसरी बात ये आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनका कहना है कि एंगल BAC, तो अगर एंगल BAC इस एंगल को पूछोगे तो ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण हो जाएगा, तो एंगल C की जगह पर 90 डिग्री हो जाएगा। ऑलरेडी ये वाला 40 डिग्री हो ही चुका है, तो 9 और 4 13 130 डिग्री होगा। तो ऐसी सिचुएशन में नो डाउट 180 में से अगर हम 130 को घटा दें तो ये जो पूछ रहे हैं आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 50 डिग्री आएगा। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा।